हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PSC मंत्रा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले 11 मार्क्स के प्रश्नों को अधिकतम 200 शब्दों में कैसे लिखें, इसके अलावा उत्तर लेखन में हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर 11 मार्कर आंसर राइटिंग सीरीज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस बात को समझें कि मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग या उत्तर लेखन करना एक कला है जिसे केवल प्रैक्टिस करके ही डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि आप उत्तर लेखन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी आंसर को एक परफेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की स्किल्स में उतना ही निखार आता जाएगा। दोस्तों, उत्तर लेखन की शुरुआत करने से पहले आपको संबंधित विषय पर सफिशिएंट नॉलेज अर्थात पर्याप्त ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी सफिशिएंट नॉलेज प्राप्त करने के बाद ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। दोस्तों, अक्सर आपके माइंड में यह थॉट आता होगा कि 11 मार्कर क्वेश्चन के आंसर को हम कितना बड़ा लिखें या फिर कितने पेज में लिखें। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस बात को याद रखिए कि 11 मार्कर को सॉल्व करने की मैक्सिमम वर्ड लिमिट 200 शब्दों की है। तो आपको भी 190 से 200 शब्दों के अंदर ही अपने आंसर को कंप्लीट करने का प्रयास करना है। यहां पर आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि अधिक कंटेंट लिखने पर आपको ज्यादा अंक मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसलिए आप निर्धारित शब्द सीमा में और संभवतः पॉइंट्स में लिखने का ही प्रयास करें, क्योंकि ये आंसर के प्रेजेंटेशन का बहुत इजी तरीका है। इसके अलावा जहां पर भी आवश्यकता हो वहां पर फ्लोचार्ट्स और डायग्राम्स आदि का यूज क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार करें। दोस्तों, 11 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आंसर की फ्रेमिंग कैसे करना है, इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप उन पॉइंट्स को देखते हैं। PSC मंत्रा हिंट्स फॉर सॉल्विंग 11 मार्कर क्वेश्चन। दोस्तों, MPPSC की मुख्य परीक्षा में 11 मार्क्स के प्रश्नों को प्रभावी रूप से हल करने के लिए आपको एक बैलेंस स्ट्रैटेजिक अप्रोच की आवश्यकता होगी, जो आपकी अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाता है। आप उत्तर लेखन में नीचे दिए गए इन बेसिक कीवर्ड्स का यूज करके एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न को समझना। सेकंड पॉइंट है प्रिपेयरिंग एन सिनॉप्सिस फॉर द आंसर, मतलब उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। थर्ड पॉइंट है गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना। फोर्थ पॉइंट है राइट द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न के मुख्य भाग को लिखना। फिफ्थ पॉइंट है क्रिटिकली एनालिसिस बाय द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न का आलोचनात्मक विश्लेषण करना। नेक्स्ट पॉइंट है टू गिव कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष देना। और लास्ट पॉइंट है रिव्यू एंड एडिट द आंसर, अर्थात उत्तर की समीक्षा करके संपादित करना। दोस्तों, आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी रूल्स को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न को समझना है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आप प्रश्न की आवश्यकताओं को ध्यान से रीड करें और समझें कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। साथ ही प्रश्न में दिए गए कीवर्ड्स तथा निर्देशों आदि पर पूरा ध्यान दें। उसी के अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। दूसरे स्टेप में आप आंसर को प्लान करें। दोस्तों, उत्तर लिखना शुरू करने से पहले आप अपने विचारों को व्यवस्थित करके एक संक्षिप्त फ्रेमवर्क या सिनॉप्सिस बना लें, जो उन मुख्य बिंदु पर प्रकाश डाले जिन्हें आप अपने उत्तर में कवर करना चाहते हैं। इससे आपकी प्रतिक्रिया में
लॉजिकल फ्लो सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यहां से अब आप आंसर लिखना शुरू करें। 20 से 25 शब्दों में आप क्वेश्चन के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो अर्थात एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। इंट्रो उस विषय की एक झलक प्रदान करता है जिस पर आप आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी आंसर को शुरू करने में इंट्रो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इससे आप अपने विचारों को स्पष्टता तथा अपने उत्तर को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे परीक्षक को समझने में आसानी होती है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप अपने विषय को संक्षेप में समझा सकते हैं, जिससे परीक्षक को पूर्वानुमान करने में मदद हो सकती है कि आप अपने उत्तर में उन्हें क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको आंसर के मुख्य भाग को बहुत ही स्मार्ट वे में प्रेजेंट करना है। इस पैराग्राफ में 140 से 150 शब्दों में आप अपने तर्क या विश्लेषण का समर्थन करने वाले मुख्य बिंदुओं को विस्तार से बताइए और अपने उत्तर को मजबूत करने के लिए प्रासंगिक उदाहरण, फैक्ट्स और आंकड़े प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते समय कंपैटिबिलिटी और क्लैरिटी बनाए रखें। दोस्तों, इस भाग में आप कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स लिखने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि यह आंसर के प्रेजेंटेशन का बहुत इजी तरीका है। बस पॉइंट्स लिखते समय आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि ये पॉइंट्स ज्यादा लंबे ना हो। छोटे पॉइंट लिखें और ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन को कवर करें। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन भी करें। दोस्तों, 11 मार्क्स के आंसर में जहां पर भी आवश्यक हो वहां पर आप फ्लो चार्ट्स एवं डायग्राम्स आदि का उपयोग भी जरूर करें। इसके अतिरिक्त उत्तर में अपने सुझाव अवश्य दें, क्योंकि ये विषय पर आपकी पकड़ और समझ के स्तर को दिखाते हैं। साथ ही ये आपके प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी दिखाता है। दोस्तों, प्रश्न में जहां पर भी लागू हो वहां पर मौजूदा विषय या मुद्दे का क्रिटिकल एनालिसिस अर्थात आलोचनात्मक विश्लेषण और विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करें। साथ ही काउंटर आर्ग्यूमेंट या प्रतितर्क भी प्रदान करते हुए अपने स्वयं का एक तर्क संगत निष्कर्ष प्रस्तुत करें। ये सभी आपके एनालिटिकल स्किल्स को प्रदर्शित करते हैं और आपकी विषय वस्तु की कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, लास्ट में 25 से 30 शब्दों में आपको अपने उत्तर के निष्कर्ष को लिखना है। निष्कर्ष बताने से आप अपने विचारों को सीधे और स्पष्ट रूप से तथा पूर्णता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आपके उत्तर का प्रभाव बढ़ता है और आपके विचारों को सही रूप से समझा जा सकता है। दोस्तों, निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से लिखना चाहिए। निष्कर्ष में आप अपने मुख्य बिंदुओं को सारांशित करें और अपने उत्तर के मुख्य तर्क को संक्षिप्त तरीके से दोबारा बताएं। एक मजबूत समाप्ति स्टेटमेंट प्रदान करके एक स्थायी प्रभाव छोड़ें जो आपकी स्थिति की पुष्टि करता है तथा आपके उत्तर के महत्व पर प्रकाश डालता है। दोस्तों, उत्तर के समाप्त होने के बाद आप रिव्यू एंड एडिट अर्थात अपने उत्तर की समीक्षा करें और संपादित करें। अपने आंसर को प्रूफरीड करते हुए किसी भी व्याकरणिक त्रुटि, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और विचारों की सुसंगतता की जांच करें। बेहतर और त्रुटि रहित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां करेक्शन करें। तो दोस्तों, इन सभी गाइडलाइंस का पालन करके आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में एक परफेक्ट 11 मार्कर क्वेश्चन को प्रभावी ढंग से सॉल्व करके अच्छा स्कोर हासिल करने की अपनी पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए। दोस्तों, आंसर की शुरुआत में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो बताएंगे कि मशीनों जैसे रोबोट्स आदि में सोचने, समझने, विचार करने
तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकास करना ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या एआई कहलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से समाज को कई लाभ हो सकते हैं, जैसे उद्योग और आर्थिक विकास में, विज्ञान और अनुसंधान में, पुलिस व्यवस्था में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदि। दोस्तों, अब हमें इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि विज्ञान और अनुसंधान के अंतर्गत एआई का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, बैटरी और सौर पैनल्स के लिए नई सामग्री की खोज और परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में करते हैं। साथ ही मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क जैसी एआई तकनीकों का उपयोग जटिल मॉडल और सिमुलेशन बनाने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ता इन मॉडल्स का उपयोग भौतिकी, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन और भविष्यवाणी करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग और आर्थिक विकास में एआई के उपयोग से उद्योगों में ऑटोमेशन, तकनीकी सुधार और तेजी से डेटा प्रसंस्करण संभव है, जिससे उत्पादकता बढ़ सकती है और नए रोजगार का सृजन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस व्यवस्था में एआई की मदद से केंद्रीय डेटाबेस के साथ चेहरे की पहचान के मिलान, अपराध के पैटर्न अनुमान और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में एआई के उपयोग से खरपतवारों का पता लगा सकते हैं। साथ ही कीटों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मृदा की जांच करने में भी एआई लाभकारी सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षकों को कार्य को डिजाइन और आवंटित करने, फीडबैक देने और कक्षा में बातचीत को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इसीलिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा तक कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई के उपयोग से रोगों के निदान और रोग का पूर्वानुमान लगाकर रोगों की सही तरह से देखभाल और उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा एआई के द्वारा बनाए गए उपकरण और सॉफ्टवेयर से रोगों की ट्रैकिंग, बीमारियों के प्रबंधन और चिकित्सकीय निर्णय लेने में सुधार हो सकता है। दोस्तों, लास्ट में अब हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्तमान समय की सूचना तकनीकी का महत्वपूर्ण घटक है, जो मानव, समाज, देश तथा विश्व के विकास हेतु आवश्यक है। दोस्तों, इस तरह से आप एक परफेक्ट 11 मार्कर आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। दोस्तों, समालोचनात्मक विवेचना के अंतर्गत आपको किसी विषय या समस्या को विभिन्न दृष्टिकोण से परखकर उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को डिस्कस करना होता है। इस प्रश्न में समालोचनात्मक विवेचना के अंतर्गत हमें महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को एक बैलेंस वे में प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम इसका एक संक्षिप्त परिचय देंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा राजनीति का आध्यात्मिकीकरण को करने के पीछे मूल कारण नैतिकता के दोहरे मापदंडों को समाप्त करना था। उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन में अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय तथा ग्राम स्वराज को महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में स्थापित किया। उनका आदर्श राजनीति में जनहित की प्राथमिकता थी, जिसमें समाज को स्वशासन करने का अधिकार दिया गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है गांधी के राजनीतिक विचार। इसके अंतर्गत उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर राज्य विहीन समाज को माना है। उनके अनुसार राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास को बाधित करता है। गांधी के अनुसार राज्य हिंसा और पाशविक शक्ति पर आधारित है, इसलिए व्यक्ति का साध्य व राज्य का साधन होना चाहिए।
सेकंड पॉइंट है गांधी का राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रवाद का विचार। इसके अंतर्गत उन्होंने मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया है। उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम के महत्व पर बल दिया तथा संकीर्ण व उग्र राष्ट्रवाद को गलत बताया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा नहीं माना है। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी के कर्तव्य एवं अधिकार संबंधी विचार। गांधी जी के अनुसार कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और इसमें संतुलन की आवश्यकता है। साथ ही अधिकारों के प्रयोग में सावधानी और जिम्मेदारी का पूरा पालन करना चाहिए। उनका कहना था कि सामाजिक कर्तव्यों का पालन करके ही समाज में सुधार संभव है। कर्तव्य पालन का अधिकार ही सर्वोच्च अधिकार है। कर्तव्य पालन के बिना किसी अधिकार की कल्पना करना सही नहीं है। दोस्तों, ये सभी गांधी के राजनीतिक दर्शन के सकारात्मक पक्ष थे। इसके बाद हम गांधी जी के राजनीतिक दर्शन के नकारात्मक पक्ष को देखते हैं। इसके अंतर्गत गांधी ने वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा दी है उसे राजनीतिक सीमा सुरक्षा के संदर्भ में पालन करना संभव नहीं है। साथ ही मनुष्य के कर्तव्य पालन को बाध्य करना तार्किक नहीं है। इसी के साथ गांधी के राज्य विहीन समाज की अवधारणा वर्तमान समय में संभव नहीं है। दोस्तों, लास्ट में हम इसका एक सकारात्मक निष्कर्ष लिखेंगे कि उपरोक्त आलोचनाओं के बाद भी गांधी का राजनीतिक दर्शन अपने आप में एक प्रेरणादायक स्रोत है। इसी कारण गांधीवादी विचारों को संविधान में उल्लेखित किया गया है, जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, पंचायती राज आदि, जो कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप निर्धारित शब्द सीमा में इस प्रश्न के उत्तर को डील कर सकते हैं। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम MPPSC की मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण 11 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को सॉल्व करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो PSC मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी नई वीडियोस को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।